नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज बात आर्थिक सुधार, केंद्र राज्य भागीदारी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के इस दौर में चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों की भागीदारी, रचनात्मक नीति, दृढ़ विश्वास और प्रोत्साहनों को आर्थिक सुधार और विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। लिंक्डइन पर विश्वास और प्रोत्साहन शीर्षक के साथ प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आए बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि पैकेज में शामिल 4 सुधारों ने किस तरह लोगों की मदद की और ये कैसे इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पहुंचाने में कामयाब रहा। मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार ने यह घोषणा की थी कि राज्य सरकारों को साल 2020-21 के लिए जीएसडीपी के अतिरिक्त 2% की अनुमति दी गई थी, जिसमें 1% के साथ आर्थिक सुधारों को लागू करने की शर्त भी थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि राज्यों ने साल 2020-21 में 1.06 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाई। संसाधनों की उपलब्धता में ये उल्लेखनीय वृद्धि केंद्र राज्य भागीदारी के दृष्टिकोण से संभव हो पाई। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड नीति, कारोबार में आसानी, संपत्ति कर, पानी और सीवेज के शुल्कों की जानकारी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सुधारों को गति मिली, जिसने विकास का आधार तैयार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक संघीय देश के लिए राज्य सरकारों को सुधारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत साधन खोजना वास्तव में चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमें अपनी संघीय राजनीति की मजबूती में विश्वास है और हम केंद्र राज्य भागीदारी की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। देश देशांतर में अपने खास मेहमानों से आज हम चर्चा करेंगे मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का ये आपसी सहयोग और ये आपसी जो भागीदारी है वो कितनी महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है, और कैसे इस भागीदारी ने देश के विकास को एक नया मॉडल दिया है, एक नया मॉडल पेश किया है। तो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीप शिखा सिकरवार हैं, आप सीनियर एडिटर हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स। स्वागत है मैम आपका। साथ ही प्रोफेसर चरण सिंह हैं, आप सीईओ हैं एग्रो फाउंडेशन। आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत दीप शिखा जी मैं आपसे करना चाहूंगी। अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया है, इन मौजूदा परिस्थितियों में आर्थिक चुनौतियों के बीच जो उनका सबसे ज्यादा फोकस केंद्र और राज्यों की भागीदारी, और जिसमें उन्होंने जिक्र भी किया आत्मनिर्भर भारत पैकेज का। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री का इस ब्लॉग से जो संदेश निकला है वो दरअसल क्या है? मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री इस ब्लॉग के जरिए कहना चाह रहे हैं, वो दर्शाना चाह रहे हैं कि केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी से जो नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं केंद्र के स्तर पे, उनको लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है ज्यादा इफेक्टिवली, और उसके लिए राज्य कैसे योगदान दे सकते हैं, उनका सहयोग कितना जरूरी है। और अगर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इन सुधारों को आगे बढ़ाएं, तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग जो प्रधानमंत्री ने बोला है, इन जो रिफॉर्म्स के जरिए किया जाने की कोशिश की गई है, तो इनको कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे सामने एक उदाहरण है जीएसटी काउंसिल का, जिसमें राज्य और केंद्र जो है एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म जो है, एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स कर का रिफॉर्म किया गया। उसको कैसे केंद्र और राज्य दोनों ने आके जुड़कर उसको आगे बढ़ाया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है। और अगर आप देखें जितनी नीतियां केंद्र के द्वारा ली जाती हैं, जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, उनका जो एग्जीक्यूशन है, जो जमीनी स्तर पर उनको एग्जीक्यूट करना है, लागू करना है, वो राज्यों के हिस्से में आता है। तो राज्यों की भागीदारी किसी भी रिफॉर्म में, किसी भी नीति में, किसी भी परिवर्तन के लिए उतनी ही जरूरी है। और प्रधानमंत्री ये एक बहुत ही इसमें क्लियर मैसेज, एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ये दोनों की भागीदारी किसी भी रिफॉर्म के लिए बहुत जरूरी है, और अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करें तो एक बड़े से बड़ा रिफॉर्म जो है एक ग्राउंड लेवल पर उसको लोगों तक आराम से पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर चरण सिंह, जिन बातों का जिक्र दीप शिखा मैम ने किया और प्रधानमंत्री ने भी अपने ब्लॉग में
जिस पर फोकस किया है। जब एक बड़े रिफॉर्म को लाने की बात की जाती है देश में, खासकर जब महामारी के दौरान कोरोना से उपजी हुई बड़ी चुनौतियां पूरे विश्व के सामने और देश के सामने भी हैं, ऐसे में इन रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, इन परिवर्तनों की बात करते हैं, तो राज्यों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है, जो प्रधानमंत्री जी ने अपना ब्लॉग में लिखा है वो बहुत बहुत अहम है और बहुत कीमती लिखा है। जी। और जिस तरीके पूरी चीज सामने आई है, दोनों राज्यों और केंद्रीय सरकार ने मिलकर काम किया है, वो बहुत ही बढ़िया है। अब उसमें देखिए क्या क्या जगह पे सुधार हुए। एक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार हुआ, वन राशन कार्ड वन नेशन में। तो जो और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि गरीब लोगों के लिए और मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छे सुधार है। वन राशन कार्ड वन नेशन में हमारे यहाँ इतने माइग्रेंट वर्कर्स चलते हैं, उसमें उन्होंने एक सुधार लाए। और हर जगह एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल होगा, तो उससे करप्शन के भी चांसेस कम हो जाएंगे और उनका जो ग्रेन है वो इधर उधर नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, मिस अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए एक बहुत बढ़िया सुधार है मेरी नजर में। और ये केंद्र अकेले नहीं कर सकते थे, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप्स है पूरे देश में बिखरी हुई हैं, और इसलिए राज्यों का उनके साथ देना बहुत जरूरी था। उसी तरीके आप देखिए, जो बिजनेस रिलेटेड है, एमएसएमईज हैं, जो लघु उद्योग है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अब वो भी पूरे देश में 6 करोड़ के करीब लघु उद्योग कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसे उन्होंने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रजिस्ट्रेशन की बात की। फिर उन्होंने जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, सीवरेज रेट्स की बात की। तो इसलिए जिस तरीके के रिफॉर्म्स लाए गए और जिस तरीके उनको बोरिंग के साथ बांधा गया कि अगर आप और पैसा चाहते हैं, और आपको पता है कि मुश्किल का टाइम है, कोविड के दौरान टैक्सेस नहीं आ रहे हैं, राज्य और केंद्र दोनों टैक्सेस से जूझ रहे हैं, किस तरीके लॉकडाउन हो रहा है और उस टाइम में कैसे इकोनॉमी थोड़ी बंद हो रही है। तो ये बोरिंग उस टाइम पे शुरू करना आत्मनिर्भर भारत के नीचे बहुत ही अहम कदम था। और फिर उन रिफॉर्म्स को उस बोरोइंग के साथ जोड़ देना। और आप नोट करेंगे कि जिस परसेंटेजेस से साथ जोड़ा है वो ज्यादा नहीं जोड़ा है, बिल्कुल संकेत मात्रक जोड़ा है। तो उसमें भी ये सारे राज्य ने और केंद्र ने मिलके जब आगे कदम उठाए हैं, तो आम तौर पर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो राशन कार्ड पे डिपेंड करते हैं और जिनको प्रॉपर्टी टैक्स है, सीवरेज है, लोकल बॉडीज तक, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस तक इसका फायदा होगा, उन सबको फायदा हुआ है। तो मुझे लगता है एक नया नया मोड़ आया है। आप जानते ही हैं कि कोविड के टाइम पे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और काफी नुकसान हुआ है, पर प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता निकाला है। और जिस तरीके उन्होंने आज ये ब्लॉग लिखा और जिस तरीके लिंक्डइन में डाला और उस पर चर्चा हो रही है, उसका मतलब यही है कि आगे बढ़ने का तरीका, मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से मिलके काम करेंगे। बिल्कुल, ये मार्गदर्शन भी है जरूरी, और इस मार्गदर्शन के साथ सहयोग जो है, भागीदारी जो है वो राज्यों की बेहद जरूरी। दीपशिखा, प्रधानमंत्री ने अपने इस ब्लॉग में रचनात्मक नीति की बात की, दृढ़ विश्वास और प्रोत्साहनों को आर्थिक सुधार और विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मैं चाहूंगी कि पिछले खासकर कोविड-19 के इस महामारी पीरियड के दौरान केंद्र की तरफ से जो प्रोत्साहन पैकेजेस रहे, राज्यों को जो सपोर्ट रहा, वो कितना महत्वपूर्ण रहा, और मैं चाहूंगी आप उनका जिक्र भी करें। बिल्कुल, आपने देखा कि जब कोविड महामारी की पहली लहर आई थी, उसके बाद एक नेशनल लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में व्यवसाय बहुत अफेक्ट हुए। हमने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर माइग्रेशन हुआ शहरों से वापस गांव की तरफ, और उसकी अलग परेशानियां हुई। उसके बाद केंद्र सरकार ने पहला पैकेज अनाउंस किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत राशन, एडिशनल राशन जो है वो जिसकी सुविधा दी गई, कैश दिया गया महिलाओं को जनधन उनके अकाउंट्स में। ये योजनाएं आई। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस आए, 3 पैकेजेस आए जिनमें बहुत सारी सुविधाएं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट पैकेजेस आए, रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे कृषि क्षेत्र में सुधार के जो कानून लाए गए वो आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस के तहत ही लाए गए।
और अगर आप देखें कि इन जो पैकेजेस थे, इनका जो एग्जीक्यूशन है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, अल्टीमेट एग्जीक्यूशन जो है वो राज्य स्तर पर करना लाजमी हो जाता है, और वो कितने बेहतर ढंग से राज्यों में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जी। वो तभी लोगों को उसका फायदा मिलता है। हम्म, तो हमने देखा कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड है या एडिशनल जो राशन लोगों को दिया जा रहा है, ये राज्य स्तर पे जो फेयर प्राइस शॉप है, इसका एग्जीक्यूशन राज्य सरकारों को करना है। तो राज्य सरकारें कितना इफेक्टिवली इसको कर पाती हैं, ये केंद्र की तरफ से ये सुविधा मुहैया कराई गई है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना है वो राज्य सरकार को करना है जमीनी स्तर पर। उसके अलावा रोजगार के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए, माइग्रेंट्स को उनका पता लगाने के लिए, उनका डेटा बनाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए, मनरेगा में कदम उठाए गए। तो ये जो केंद्र की तरफ से जो भी योजनाएं चल रही हैं, इसके तहत जो एडिशनल पैसा दिया गया, ये राज्य सरकारों को दिया गया, जिसके तहत कि हमने देखा कि मनरेगा में 1 लाख करोड़ के ऊपर पैसा दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से। तो उसका एग्जीक्यूशन जो है वो तो राज्य सरकार ही अपने स्तर पर करेंगी, लोकल लेवल पर उसको एग्जीक्यूट किया जाना हो। तो ये जो पूरा कोविड महामारी का ये पूरा दौर जो रहा है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार इन दोनों के बीच की जो भागीदारी है बहुत अहम हो गई है। अगर हम हेल्थ सेक्टर को भी देखें, तो हेल्थ की आप देखें कि अस्पताल बनाने हैं या और एडिशनल बेड्स बनाने हैं, या वैक्सीनेशन का भी देखें, तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो राज्य सरकार अपने लोकल लेवल पे कर रही है। केंद्र सरकार नीति बना सकती है, केंद्र सरकार सपोर्ट दे सकती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसको कार्यरत करना है, वो राज्य सरकार को ही करना है। तो ये दोनों का जो ये जॉइंट एफर्ट है, ये ही इस कोविड महामारी में और उसके आगे भी, उसके बाद हमारे को, हम व्यवसाय को या जो एक अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, उसमें भी अगर दोनों ही साथ मिलके काम करेंगे, तभी लोगों को, आम जनता को उसका फायदा होगा। और अपने ब्लॉग के जरिए प्रधानमंत्री यही जताना चाह रहे हैं कि अगर दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं, केंद्र भी अपनी तरफ से राज्यों को सपोर्ट कर रहा है, सहयोग दे रहा है, रिफॉर्म्स के जरिए उनको रिफॉर्म्स के लिए प्रोत्साहन दे रहा है, तो उनको भी आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए ताकि आम जनता का फायदा हो सके। बिल्कुल। प्रोफेसर चरण, प्रधानमंत्री ने जो ब्लॉग लिखा उसका शीर्षक विश्वास और प्रोत्साहन। देश की संघीय व्यवस्था में विश्वास और प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रधानमंत्री का इस पूरे लेख में इस पर काफी एम्फेसिस भी रहा जब हम आउटकम की या रिजल्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, आपको पता ही है हाल में क्या कुछ हुआ देश में, और प्रधानमंत्री जी ने जब बहुत अपना पब्लिक टीवी पे आके बताया भी कि देखिए, पहले तो केंद्र पूरा संभाल रहा था, उसके बाद राज्य कहने लगे कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो केंद्र ने उनको जगह दी और कहा कि आप जरूर करिए। पर फिर उसके बाद जब सेकेंड वेव आया तो देखा बहुत मुश्किलें से देश गुजरा है, और प्रधानमंत्री जी ने खुद टीवी के एड्रेस में कहा कि मैं समझता हूँ कि देश किस मुश्किल से और किस स्थिति से गुजरा है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने अब ये 2 लफ्ज शुरू किए, जो विश्वास और प्रोत्साहन की बात की, तो बहुत अहम बात है। इसका मतलब यही है, जो मुझे लग रहा है जैसे थर्ड वेव आ रहा है, और जैसे अभी अभी दीपशिखा मैडम ने भी कहा है कि आगे भी पोस्ट कोविड में भी पूरा सहयोग और भागीदारी से ही काम करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री जी जो कहना चाह रहे हैं कि एक दूसरे पे विश्वास, राज्य सरकारों को केंद्र पे विश्वास, और केंद्र को ये विश्वास के जो हम कह रहे हैं राज्य सरकारें भी उसको आगे लेके जाएंगी। यही जरूरी और बहुत अहम होगा अगर हमने थर्ड वेव को संभालना है और उसके बाद पोस्ट कोविड रिकवरी करनी। अब देखिए, अंत में आकर ये कोविड तो चला जाए, पर देश और देश की प्रगति हमने संभालनी है। कोविड के दौरान पहले वेव में भी हमने देखा
दूसरे वेव में भी देखा, और तीसरा वेव अगर आया और उसमें भी ये सब चीजें हो सकती हैं कि बेरोजगारी बढ़ सकती है, गरीबों के ऊपर असर आ सकता है, माइग्रेंट लेबर वापस या अपने घर जाएंगे या जहाँ हैं वहां पर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इस सब चीज को संभालना कैसे है? अभी दीपशिखा मैडम ने अपनी सारी स्कीम सुनाई। एक बहुत अच्छी स्कीम जो मैं कई बार यहाँ अपने नजदीक भी देखता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी के और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आखिर में आके सुनाई थी, कि जो छोटे लोग हैं जो रोजगार रोजी के सिर पे चलाते हैं, वो गोलगप्पे की दुकान लगाते हैं, समोसे की सड़क पे दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनके लिए भी सरकार ने स्कीम निकाली है। और जब मैं उनसे बात कर रहा था कि आपको वो 10,000 रुपए, उस स्कीम के नीचे 10,000 रुपए मिलते हैं, आपको 10,000 रुपए कैसे मिलते हैं, तो मुझे एक ठेले वाले ने बताया कि सर हमारे यहाँ पे एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, लोकल बॉडी का ऑफिस है, वहां से एक सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, बैंक को आके देना पड़ता है, और हमें फिर वो पैसा मिल जाता है। अब जी। उस स्तर तक अगर जाना है केंद्रीय नीति ने, और उस स्तर तक जमीनी तौर पर उसको आपने लागू करना है, तो आप देखिए कितनी मिलजुल कर भाग्यशाली होनी पड़ेगी ये केंद्र, राज्य सरकार और लोकल बॉडी। तो जब आखिर में जाके देशवासियों को फायदा होना है, तो वो लोकल बॉडी की भी एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। तो जब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, एक किस्म का मैसेज दे रहे हैं, जी। स्नेहा दे रहे हैं कि ये जो हमने बीच में आके एक्सपेरिमेंट किया, हम्म। पहले केंद्र ने किया, फिर सोचा कि चलो राज्य भी कुछ कर सकते हैं, फिर उसमें देखा थोड़ा मुश्किल आ रही है, और फिर आके केंद्र ने फिर संभाला, और आगे मिलजुल कर ही काम होगा। ये सारी स्कीम्स लागू हुई हैं, ये सारी स्कीम्स आमतौर पर गरीब लोगों, मध्यस्थ लोगों, नीचे वर्ग के लोगों को बहुत फायदा देगी। बिल्कुल। दीपशिखा, 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य सरकारों को 2020-21 के लिए बढ़ी हुई उधारी की अनुमति दी जाएगी। जीएसडीपी के अतिरिक्त 2% की अनुमति दी गई, जिसमें से 1% को कुछ आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए सशर्त रखा गया। कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आप इस कदम को? और प्रधानमंत्री ने इसके लिए एक डेटा भी जो है वो शेयर किया कि इस बार जो है राज्यों ने बहुत ज्यादा बढ़ी हुई मात्रा में 1.06 लाख करोड़ जो है वो धन जो है वो संग्रह किया। देखिए, ये जो 2020 का पूरा साल था, इसमें सबके ऊपर बहुत प्रेशर था। हम्म। राज्य भी कोविड महामारी से जूझ रहे थे। उनको अगर आपको याद होगा कि नेशनल लॉकडाउन हुआ, और उसकी वजह से जब व्यवसाय, काम, रोजगार चालू हुआ, उसके बाद ही करों में थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे सुधार होना शुरू हुआ, जी। अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी पर आई। तो जो पहली लहर थी कोविड की, उस दौरान राज्यों के ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि उनको जो हेल्थ क्षेत्र था उसमें अस्पताल नए बनाने थे, नए बेड्स बनाने थे, सुविधाएं क्रिएट करनी थी, सुविधाएं देनी थी अस्पतालों की। तो ये एक अतिरिक्त खर्च आ गया था, और जी। दूसरी तरफ उनकी आमदनी जो करों से होती है वो इफेक्ट हो गई थी। तो उनके पास कोई और चारा नहीं था, उनको बाजार से पैसा उठाना ही था। तो ये केंद्र की तरफ से उनको सहयोग दिया गया कि, और हम जानते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों के ऊपर एफआरबीएम की जो पाबंदी है, उसके तहत वो 3% से अपने जीएसडीपी से ज्यादा नहीं बाजार से उगा सकते हैं। तो ये कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि राज्यों को कोई परेशानी नहीं हो, ये जो अतिरिक्त उनको खर्चा आ गया है और उनकी आमदनी भी नहीं हो रही है, तो ये केंद्र की तरफ से उनको सहयोग किया गया। उनको अतिरिक्त जो है बोरोइंग की सुविधा दी गई, और उसके जो राज्यों ने मांग की थी उसके ऊपर केंद्र ने उनको एक और 1% की सुविधा दी, जिसको रिफॉर्म्स के तहत टाई अप किया गया। कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, वो जो अतिरिक्त बोरोइंग जिन राज्यों को जरूरत है और जो राज्य ये रिफॉर्म कर सकते हैं,
उनको ये सुविधा मुहैया कराई गई कि अब आप और पैसा उठा सकते हैं बाजार से। जी। तो इससे न सिर्फ राज्यों को उस वक्त जो वो बहुत जरूरत से गुजर रहे थे, उनको बहुत फाइनेंशियल इश्यूज थे, फंडिंग क्रंच था, उसमें उनको सहयोग मिला, बल्कि उसके अलावा ये रिफॉर्म्स जो थे, जो ये बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, छोटे जी। व्यवसायी, प्रॉपर्टी टैक्स का रिफॉर्म है, या फिर बिजली में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। हम सब जानते हैं कि बिजली की कितनी चोरी होती है और उसकी वजह से कितनी समस्याएं हैं, क्योंकि बिजली का रेट जो है उद्योग जगत के लिए ज्यादा रखा जाता है, कंज्यूमर्स जो आम लोग होते हैं उनके लिए कम रखा जाता है। तो उसके अलावा कुछ राज्य जो है कृषि क्षेत्र को भी सब्सिडी देते हैं, फ्री बिजली जो है, मुफ्त बिजली मुहैया कराते हैं। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ये सुविधा हो गई है कि आपके जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, उनकी फाइनेंशियल हालत जो खराब हो जाती थी कि उनके पास पैसे नहीं आते थे जो बिजली की खपत हुई है उसके बनिस्बत, तो जो राज्य सब्सिडी देना चाहते हैं, वो जिनको देना चाहते हैं, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा दे सकते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म है जो इस एडिशनल बोरोइंग के तहत जिसको लाया गया है। 6 राज्य इसको अब इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और उम्मीद की जाती है कि और राज्य भी इसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और महामारी के इस पूरे काल में एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट है इसके जरिए राज्यों को मिला। प्रोफेसर चरण, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोरोना महामारी में नीति निर्माण के मामले में दुनिया भर की सरकारों के सामने एक बड़ी चुनौती है, चुनौतियों का अंबार है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में एक स्थिरता सुनिश्चित करना, इकॉनमी को बूस्ट करना, कल्याणकारी नीतियों को लागू करना और इसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना, अगर मैं चुनौतियों की बात करूं तो अभी भी कितनी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं? बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी जिस हिसाब से ये महामारी का हम देख रहे हैं, जो इसका अभी दूसरी लहर खत्म भी नहीं हुई है और तीसरी लहर की बात हो रही है। रोज नए जो हैं इस वायरस के वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो और उसके बाद हम सरकार की तरफ से आप देख रहे हैं टीकाकरण जो है उस पे कितना एम्फोसिस किया जा रहा है। तो अब ये तीसरी लहर आती है नहीं आती है, इसके बारे में तो विशेषज्ञ ही बता सकते हैं, साइंटिस्ट बता सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी से जल्दी हमारा टीकाकरण होगा, उसके साथ ही जैसे राज्यों ने अब रिस्ट्रिक्शंस हटाने शुरू कर दिए हैं, जो पाबंदियां लगाई थी, तो धीमे धीमे जो है अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी पर आएगी। और अगर तीसरी लहर को हम टीकाकरण के द्वारा हम रोक सकते हैं या उसे बहुत मतलब कम कर सकते हैं संख्या लोगों की जो कि उससे अफेक्ट होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। सबसे बड़ी तो टीकाकरण की ही चुनौती है, क्योंकि आपको अपनी जनसंख्या जो है, जितनी अडल्ट जनसंख्या है जो वयस्क हैं, उनको आपको टीका लगवाना है। और उसके बाद आपको धीरे धीरे ये देखना है कि अर्थव्यवस्था को आप कैसे पटरी पे ला सकते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो थोड़ा विश्व में कुछ देशों में सुधार हो रहा है। अमेरिका में थोड़ा अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है क्योंकि उनका टीकाकरण काफी अच्छे से हुआ है। चाइना की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है। तो अगर इन्फेक्शंस जो हैं कोविड के बाकी देशों में भी कम होते हैं, तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी जो है, विश्व की इकोनॉमी में सुधार होता है, उसका फायदा भी हमारी अर्थव्यवस्था को उसका मिलेगा। असर पड़ेगा ये भारत भर में। चुनौतियां और हमारे जैसा सामने हैं। हाँ। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि और लक्ष्य भी है कि इस साल के अंत तक जो 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग हैं उन पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाए, और इस दिशा में भी बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। प्रोफेसर चरण, चूंकि वक्त की कमी है और जैसा कि प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि हमने आपदा में ही अवसरों को तलाशा है और किस तरीके से इसी आपदा पीरियड में जो भारत है आत्मनिर्भर भारत के रूप में उभरा है, वैक्सीन हब के रूप में उभरा है। मैं आपसे एक आखिर में क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश ने इस चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। आप कोई भी पैमाने पे देख लीजिए, देश में अर्थव्यवस्था
जिस तरीके की यहाँ जनसंख्या, जितने लोग गरीबी रेखा से नीचे, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो है, तो जिस तरीके देश ने उनको फ्री राशन देना शुरू किया, हॉस्पिटल फैसिलिटीज देनी शुरू की, दवाइयाँ शुरू की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जगह लेके उनका इलाज करना शुरू किया, ये सब सराहनीय योग्य है। और क्योंकि अब ये भी, इससे भी अंदाजा लगाइए कि वैक्सीनेशन की जब बात हो रही है, इतना विशाल देश है, इस इतने विशाल देश में अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग ये वायरस अपने आप को दिखा रहा है। सेकंड वेव भी जैसे बाकी छोटे-छोटे देश होते हैं, 6 करोड़ या 10 करोड़ की जनसंख्या है, एक ही टाइम सेकंड वेव आ रहा है या थर्ड वेव आ रहा है। यहाँ पर वैसा नहीं है, इतना बड़ा देश है, कभी यहाँ पे सेकंड वेव खत्म हो रहा है, कहीं पे थर्ड वेव शुरू हो रहा है। तो और सारे देश में जितने राज्य हैं, उनकी इनकम स्रोत अलग है। कहीं पे टूरिज्म है, कहीं पे इंडस्ट्री है, कहीं पे एग्रीकल्चर है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभालना, कोशिश करना कि कोई वहां पर सोशल इश्यूज ना रेज हो जाए और अर्थव्यवस्था पटरी पे रहे और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं चलती रहें, ये कम चुनौती वाली बात नहीं है। आखिरली बात जो मैं कहनी चाहूंगा, आप जानती ही हैं कि जी। विदेशों ने हमारे से आगे चले गए हैं वैक्सीनेशन में, पर आप हैरान होंगे ये सुनकर कितनी बड़ी चुनौती ये है कि वैक्सीन बनाने में हर कंपनी में 8-10 कंपनियां हैं, उनकी अपनी क्षमता है। पर जो एडवांस देश हैं, जो अमीर देश हैं, जहां पर उनको 60 करोड़ वैक्सीन चाहिए थे, वो 100 करोड़ लेके बैठे। तो आप सोचिए कि किस्म की वैक्सीन की कमी जो हमारे देश में लग रही है, उसका एक कारण ये भी है कि अमीर देश अपनी साइड ज्यादा वैक्सीन लेंगे, वो एक चुनौती है। किस तरीके उनको कहा जाए कि देखिए हमें भी जरूरत है वैक्सीन की, हमारे पास क्षमता है, पहले दिन 80 लाख से ज्यादा हम लोग वैक्सीन कर चुके हैं। अगर हमारे पास वैक्सीन हो, तो अगर 100 करोड़ की जनसंख्या, एडल्ट जनसंख्या को पूरा वैक्सीनेट करना है, 100 दिन की बात है, 3 महीने में हो जाएगा। पर वैक्सीन प्रोडक्शन और कहाँ-कहाँ पे विकसित देशों ने वो अपने पास वैक्सीन बिल्कुल इकट्ठे बिल्कुल कर सर, रखे ये हैं। एक बड़ी तो चुनौती है और इस दशा में सरकार जो है वो लगातार कोशिश भी कर रही है और कैसे दुनिया का जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान देश में चल रहा है उसको और कैसे तेज गति से किया जाए, इस साल के अंत तक जो टारगेट रखा गया है सभी को वैक्सीनेट करने का, उसे पूरा किया जा सके। क्योंकि वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं पर हम समाप्त करना चाहेंगे। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश देशांतर के आज के अंक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।